नमस्कार। आज हम बात करेंगे कश्मीर में सक्रिय हो रहे एक नए आतंकवादी संगठन की। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे टीआरएफ या द रेजिस्टेंट फ्रंट के नाम से जाना जा रहा है, ये काफ़ी सक्रिय हो चुकी है और इन्होंने जो टेररिज्म का लैंडस्केप है उसको तेजी से बदलने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये जो संगठन है इसका उभार क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है और ये इसका प्रोग्रेस जो है वो जो आने वाले समय में पाकिस्तान और मिलिटेंट्स का जो एक गठजोड़ है उस पे क्या फर्क डालेगा, इस पे हम बात करेंगे। पहले ये संगठन हाल ही में खबर में कैसे आया? हंदवाड़ा एनकाउंटर में जिसमें हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद और 3 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उस टाइम पे इस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और साथ ही साथ एक सोशल मीडिया पे इन्होंने एक तरह से पूरा एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को अंजाम दिया था। इससे पहले ये ग्रेनेड हमलों और छोटे मोटे हमले करते रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते रहे थे। पिछले 3-4 महीनों से ये संगठन सक्रिय है। पिछले महीने अगर आपको याद हो, भारतीय पैरा कमांडोज की एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे। उसमें हमारे ये 5 पैरा कमांडोज भी शहीद हुए थे। उसकी जिम्मेदारी भी इसी आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली थी। तो रेजिस्टेंट फ्रंट के आने से कश्मीर में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके आपसी हितों में क्या फ़र्क पड़ेगा, कश्मीर में जो तंजीमें अभी ऑलरेडी काम कर रही है उनके पाकिस्तान से संबंध पे क्या फ़र्क पड़ेगा और जो मिलिटेंसी का जो स्वरूप है क्या वो बदल जाएगा। आज जो हमारा बात करने का विषय है, जो हमारे हमारे चर्चा का विषय है, वो इसी पे आधारित है। अब हम बात करते हैं कि टीआरएफ की जरूरत आखिर आन क्यों पड़ी। ऑलरेडी इतनी सारी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है वैली के अंदर और इन सब की अपनी पहचान है, अपना एक अपना कैडर खड़ा किया हुआ है। कुछ बहुत मजबूत हैं, कुछ सिर्फ नाम के लिए हैं। लेकिन इन सब के होते हुए एक नए संगठन की जरूरत कैसे पड़ी? तो देखिए, आपने एक बात गौर की होगी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के बाद जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें घाटी में काम कर रही है या जिनका उदय हुआ, उन सब की एक मजहबी पहचान रही है। फिर भले ही वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हरकतुल मुजाहिदीन हो, अल बदर हो, इन सभी का एक तरह से एक मजहबी पहचान इनकी एक प्रमुखता थी। पहली बार एक टीआरएफ के नाम से इतने सालों के बाद टीआरएफ के जरिए बड़े शातिराना तरीके से इसको मजहबी आतंकवाद से हटाकर इसको एक रेजिस्टेंस, एक विद्रोह का रूप दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जब आप इस तरह के करते हैं तो आप विश्व स्तर पे अपना ध्यान काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आकर्षित कर पाते हैं। अब इसके पीछे बड़ा एक स्वाभाविक सी बात है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान है ही। तो पाकिस्तान ने जब ये महसूस किया कि 5 अगस्त के बाद उसके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो गए थे और घाटी में बड़ी संख्या में जो भारतीय सेना है उनका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा, तो मिलिटेंट्स की घटनाओं में और काफ़ी चीज़ों में, नए रिक्रूटमेंट में काफ़ी कमी आई थी। तो जो घटनाएं थी, जो जो नेचुरली उनको बड़ा फ़ायदा दे रही थी, जो हमारे इनबाउंड या इन हाउस जो एक्टिविटीज़ यहाँ के मिलिटेंट्स किया करते थे, उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट कमी आई थी। उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस टीआरएफ नाम का एक नया मंच बनाया। लेकिन अब समस्या ये थी कि अब ये उसको सीधा सीधा अपने प्रश्रय नहीं दे सकते थे, उसे उसे एक बढ़ावा नहीं दे सकते थे, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान का नाम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और जितनी भी तंजीमें हैं मोस्टली उनको बैन कर दिया गया है पाकिस्तान ने, जब तक वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि अभी उसके ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र उन्होंने ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जिसमें मेन है अलकायदा का कैडर और जैश ए मोहम्मद का कैडर, इन दोनों को मिला के एक नया स्वरूप दिया गया है जिसका नाम रखा गया है टीआरएफ। टीआरएफ कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने भी कहा था कि मैक्सिमम जो आतंकवादी है वो इसमें लश्कर तैयबा के हैं, कुछ जैश ए मोहम्मद के हैं इसके अंदर कुछ पार्ट है और कुछ हरकतुल मुजाहिदीन का कैडर भी इसमें जुड़ा है। तो ऑलरेडी ये कोई नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बड़ी एक सोची समझी एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है। रेजिस्टेंस का नाम लिया गया है और साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के सहारे इसको आगे बढ़ाने का एक जिम्मा उठाया गया है। अब हम बात करेंगे कि इसका दूसरी तंजीमों पे क्या असर पड़ने की संभावना है। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट विषय है। हालांकि ये बात क्लियर है कि ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका कैडर जो है ऑलरेडी लश्कर का कैडर है और जैश ए मोहम्मद का कैडर है और कुछ हद तक हिजबुल मुजाहिदीन के लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन
एक बड़ी बेसिक चीज़ होती है कश्मीर की मिलिटेंसी में कि जब भी कोई नया संगठन उभरता है तो वहाँ पे एक इनफाइटिंग बड़ी ज़ोर से शुरू होती है। शुरुआत जो हुई थी 90 के दशक में जेकेएलएफ के साथ हुई। जेकेएलएफ एक होम ग्रोन जिसे कहते हैं ना मूवमेंट था। वो कश्मीर की आज़ादी का एक पक्षधर था। पाकिस्तान जो फ़ौज है उसने शुरुआत में तो उनको काफ़ी मदद की, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की क्रिएट हो। इसलिए उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन को प्रमोट किया। हिजबुल मुजाहिदीन ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया जेकेएलएफ को, और जेकेएलएफ के काफ़ी कैडर उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे भी जा चुके थे, और धीरे धीरे करते करते जेकेएलएफ का वजूद जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद इनके अंदर थोड़ी बहुत इनफाइटिंग होती है, कभी मिल जाते हैं, कभी अलग होते हैं, और इस तरह से इनका काम काज चलता रहता है। लेकिन अभी आप अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें तो ज़ाकिर मूसा था। ज़ाकिर मूसा जो अलकायदा से हिजबुल मुजाहिदीन से अलग होकर गया था। वो एक आईएस जम्मू कश्मीर के नाम से वो आईएस की स्थापना करना चाहता था। उसकी जब सिक्योरिटी फोर्सेस से मुठभेड़ हुई तो ये आरोप लगाया गया कि भाई हिजबुल मुजाहिदीन ने उसके बारे में जानकारी दी है। पिछले साल एक नाम है आदिल अहमद दास। ये आईएस के लिए काम करता था। आईएस के प्रति इसकी एक निष्ठा थी, और आईएस का प्रसार ये हिंदुस्तान में करना चाहता था। तो इसको हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों ने अगवा करके मार दिया था। सो इस तरह की इनफाइटिंग वहाँ चलती रहती थी। अभी जो मैं ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं कि जब रियाज नाइकू के थोड़े दिन पहले इनकाउंटर हुआ था, तो रियाज नाइकू जब मारा गया, हिजबुल का चीफ रहा है, काफ़ी बुरहान वानी के बाद काफ़ी एक्टिव था सोशल मीडिया पे, और काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क वाला एक बड़ी बड़ी मछली जिसे कहा जाता था, वो एक आतंकवादियों के अंदर बड़ा पॉपुलर फेस था। जब उसका एनकाउंटर चल रहा था तो एक उसके साथी का एक ऑडियो जो था वो टैप किया गया था, जिसमें वह आरोप लगा रहा था कि ये रियाज को जो फंसाया है वो टीआरएफ के लोगों ने फंसाया है, और टीआरएफ के लोगों को कश्मीर के लोगों से दूर रहना चाहिए, और टीआरएफ यकीन करने लायक नहीं है। तो ये अगर सच होता है और इस तरह का और इनफाइटिंग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में क्लैशेस आएंगे ही आएंगे। एक बात जो इसे दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग करती है वो है इनका ऑनलाइन और ऑफलाइन कोऑर्डिनेशन। ऑनलाइन जब ये अटैक करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं या एनकाउंटर के बीच में होते हैं, उसी समय पे ऑनलाइन इनका बड़ा एक वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटेजी के तौर पे एक प्रोपागेंडा स्ट्रेटेजी काम करती है, जिसमें वो उसके बारे में महिमा मंडन, जैसे ग्लोरीफाइंग उस इवेंट को, उस घटना को ये बनाने का काम करते हैं, और काफ़ी टेलीग्राम से और सारे एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये उस चीज़ को एक हाईलाइट करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा एक डेडली कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया हुआ है, जिससे विश्व मीडिया का भी ध्यान इस पर आए, और ये जब नए रिक्रूट करने जाएंगे, अभी रिक्रूटमेंट इन्होंने शुरू नहीं किया है, तो उस रिक्रूटमेंट में इन्हें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो टीआरएफ पे आज इतना ही, और कुछ विषय अगर मिलता है तो आपसे फिर मुखातिब होंगे। थैंक यू। जय हिंद।